Hello friends, welcome to channel and this is the fourth lecture of Unit 9. The Unit 9 that is mental health and disease. तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इन्हीं के टॉपिक के बारे में। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे मेडिकल सोशल वर्क एंड इन द सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट साइकेट्रिक सोशल वर्क एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड डिजीजेस। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मोर प्रेवलेंट होते हैं अमॉन्ग द जनरल पॉपुलेशन। अगर हम कंपेयर करें कि जो सीवियर डिसऑर्डर्स जो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर itself say that the mental disorder which is very common or it is very more prevalent among the general population in comparison to other mental disorders like schizophrenia or other like bipolar disorders। तो जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इनकी कंपैरिजन में जो सीएमडी होते हैं इनको कॉमन मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंट पाए जाते हैं और बेसिकली इनके होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती किसी भी इंडिविजुअल्स किसी भी पेशेंट में। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स, कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं वो प्रेवलेंट होते हैं और डेवलप हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स। जैसे कि सिम्टम्स इज रिकॉग्नाइज एज अनडिजायरेबल, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं अनडिजायरेबल होते हैं बिकॉज सडन अचानक से ही इसके जो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और इससे प्रॉब्लम्स होने लगती है डे टू डे लाइफ में। जो भी इंडिविजुअल्स जो भी पेशेंट है वो अपने डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने में उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है एंड इन कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। सो इसको कुछ क्लासिफाइड किया गया है अंडर न्यूरोटिक और डिस्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएमडी को क्लासिफाइड किया गया है एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और एसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो सबको बारी बारी से करके इसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो द फर्स्ट इज द एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके बारे में जानते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर ये बेसिकली बहुत ही कॉमन होता है अमंग द जनरल पॉपुलेशन, और इसको मेडिकल की भाषा में क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको साइकेट्रिक सिम्टम्स ही इसको बोलते हैं। और इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं आम लोगों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसका जो रीजन होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक अनइजीनेस अराइज होने लगती है किसी किसी खास चीज़ से डरने की वजह से, किसी डेंजर की वजह से। जैसे कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जैसे कि चेस्ट पेन होना, या फिर इसके अलावा रैपिड ब्रीदिंग, सांस न ले पाना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्रीदिंग होती है। तो इस प्रकार के ये जो सिम्टम्स की वजह से पेशेंट में एक अनइजीनेस अराइज होने लगती है। एंड जो नॉर्मल एंजाइटी होती है वो बेसिकली पैथोलॉजिकल बन जाती है जब जब इसकी जो इंटेंसिटी होती है सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर। तो सीवियर कंडीशन में जब सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है पेशेंट में, तब वो एंजाइटी डिसऑर्डर से सफ़र करने लगता है। और इस प्रकार से द सिम्टम्स आर क्वाइजिंग इम्पेयरमेंट विद हिज डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग। और जो पेशेंट की डे टू डे लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है उसमें काफ़ी हर्डल्स क्रिएट करते हैं इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं। एंड इज नॉट द पेशेंट हैबिचुअल पैटर्न। और तो जस्ट बिकॉज को पेशेंट को हैबिट नहीं होती है कि इस प्रकार की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो होती हैं उसको कैसे टैकल किया जाए, तो जो पेशेंट होता है इस प्रकार के डिसऑर्डर से सफ़र करने लगता है। इसकी बेसिकली दो कैटेगरी, एक फिजिकल सिम्टम्स और दूसरी हो गई साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स की अगर बात करें, जैसे कि चेस्ट पेन, पैल्पिटेशंस, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, डिजलिंग्स या फिर हेडेक, डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, बॉडी इचिंग, पेन, रेस्टलेसनेस, फटीगनेस, इस सब प्रकार के जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा जैसे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा सोचना, या फियर ऑफ लॉजिंग कंट्रोल ओवर द गोइंग क्रेजी, और किसी फियर ऑफ द डाइंग, मरने का जो डर होता है, या फिर डिफिकल्टी इन दी फॉलोइंग अस्लीप, या बहुत ज़्यादा कंसर्न करना, बरी करना, चिंता करना, अप्रहेंशन, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना। इस प्रकार के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से ये एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। इसके कुछ प्रकार होते हैं जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर एंड दी फोबिक डिसऑर्डर। सो फर्स्ट इज द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर।
इसमें पेशेंट के साथ पेशेंट पे जो एंजाइटी डिसऑर्डर ऑलरेडी उसमें प्रेवलेंट होता है, उसके साथ साथ इसकी वजह से और भी कुछ साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से उसमें डिप्रेशन और साथ ही साथ बरीनेस, चिंता होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट होने लगती है। उसको ही जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। और ये इट इज़ प्रेवलेंट नियर अबाउट द 6 मंथ फॉर द डायग्नोसिस। और ये ज़्यादातर 5% अगर हम बात करें जनरल पॉपुलेशन में होता है, प्रेवलेंट होता है, और महिलाओं में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द मैन। इवन इट इज़ अ ट्वाइस एज कॉमन इन दी वीमन एज इन दी मैन। तो देख सकते हैं महिलाओं में इस प्रकार की, जस्ट बिकॉज कुछ साइकोलॉजिकल कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से महिलाओं में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है इस प्रकार के जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। और इटियोलॉजी की बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है, कॉज ऑफ द डिजीज़ और इलनेस। सो बोथ द बायोलॉजिकल एंड द psychological factor seems to play a very important role in the generalized anxiety disorders. So there is an association between a stressful event and the generalized association disorders. जैसे कि मैंने बताया कुछ जो स्ट्रेसफुल इवेंट होते हैं लाइफ में, या कुछ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर की बात करें, कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंजाइटी होना, चिंता करना, अप्रेंशन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेगेटिव आउटकम्स, मतलब आपको ऐसा लगना कि कुछ जो होने वाली आगे घटना है वो शायद नेगेटिव होगी। अर्थात फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है तो उसको लगेगा शायद मेरा जो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, और हो सकता है फेल भी हो जाए जस्ट, और हो सकता है उसने स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज उसमें इस प्रकार के डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से वो हमेशा ही नेगेटिव आउटकम के लिए सोचता है। और वर्क प्लेस पे, स्कूल, फाइनेंशियल सिचुएशंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन सभी में इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के। नाउ द नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर बेसिकली इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस आउट ऑफ द ब्लू, मतलब जैसे कोई घटना घट जाना आपकी लाइफ में, कोई ऐसे इंसिडेंट होना, कोई सडन प्रॉब्लम हो जाना, उसकी वजह से इस प्रकार के जो डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, अचानक से पैनिक होने लगता है आउट ऑफ द ब्लू। सो अगर इसकी हम एटियोलॉजी की बात करें, इसकी कॉज ऑफ द डिजीज़, कॉज ऑफ द इलनेस के, अगर जेनेटिक होता है कुछ, फॉर एग्जांपल 30 to 40% जो पेशेंट होते हैं इस डिसऑर्डर के, उनमें जेनेटिक होता है, मतलब जन्म से ही इस प्रकार की जो डिसऑर्डर, जो पैनिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल में। और कुछ जैसे कि रिश्ते खराब होना, या किसी के लॉस हो जाना, मतलब किसी की डेथ कर जाना, किसी से अलग हो जाना, या फिर कोई नई जिम्मेदारी मिलना, तो उसमें ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है इस डिसऑर्डर का, वो उसको बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। और कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी होते हैं। अगर हम इसके कुछ लक्षण की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं, तो जैसे कि पैल्पिटेशन या चेस्ट पेन होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, इस प्रकार में बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक होने लगता है। और इस प्रकार के जो अटैक होते हैं बार बार होते हैं, रिपीटली होते हैं, और नियर अबाउट 15 से लेकर 20 मिनट तक रहते हैं, 15 to 20 मिनट तक, और बार बार रिपीट होते हैं। तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनको इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कम होती है, तो वो उनमें एक एंटिसिपेटरी एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि इस प्रकार के जो जब भी पैनिक अटैक होंगे तो उनसे वो कोप अप कर लेते हैं, उनसे फाइट कर लेते हैं, और ऐसी सिचुएशंस में बाहर निकल आते हैं, वो अवॉइड कर लेते हैं। बट कुछ सीवियर केसेस में ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार के अटैक होते हैं, तो इट मे बी अ वेरी डिसर्बिंग, वो अनेबल हो जाते हैं इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे कोप अप करने में, उनसे फाइट करने में। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं दैट इज प्रैक्टिकली हाउसबैंड, और वो घर में बंद हो जाते हैं फिर इस प्रकार की जो समस्या उनमें हो जाती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ, जैसे कि कुछ थेरेपी यहाँ पर मेंशन है, जैसे फार्माकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड द रिलैक्सेशन थेरेपी। तो सबसे पहले जो है फार्माकोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें ड्रग के माध्यम से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है, जिसको पैनिक डिसऑर्डर या फिर एंटी डिप्रेशन या फिर कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसको ड्रग के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की जाती है। दूसरा है कॉग्निटिव थेरेपी। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव थेरेपी में बेसिकली पेशेंट को मदद की जाती है कि जो भी मिस इंटरप्रिटेशन, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको, इस पैनिक किसी पैनिक की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए एक उसका सब्स्टिट्यूट खोजा जाता है, कि मतलब जो रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन उसकी दी जाती है कि जो रियल क्या है, सही क्या है, उसको उससे रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है, जो नेगेटिव उसमें थॉट आते हैं या फिर जो परसेप्शन उसका जो नेगेटिव हो जाता है, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। रिलैक्सेशन थेरेपी में क्या होता है कि इसमें पेशेंट को एडवाइस दी जाती है कि किसी भी एक्टिविटी को जब परफॉर्म करता है तो उसके बाद थोड़ा सा वो रेस्ट करे, और रेस्ट इसका वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है जिससे पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है।
नाउ द नेक्स्ट इज फोबिक डिसऑर्डर। अगर इसमें हम फोबिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी कॉमन। और ये फोबिया जैसे कि हम लोग आम भाषा में जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ से या किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा एक फोबिक होते हैं, मतलब उनसे एक डर, एक इरेशनल फियर हो जाता है उनमें, एक प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से वो लोग डरते हैं उस सिचुएशन में जाने से या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो जैसे कि जबकि जो नॉर्मली अगर हम बात करें, इससे रियल में कोई डेंजर नहीं होता है। एंड एक्टिवली वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उसको अवॉइड भी कर लेते हैं अगर उनको थोड़ा बहुत फोबिक होता है। बट जो सफ़रर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा उनको सीवियर कंडीशन उनकी ठीक नहीं होती है और उनमें जो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो जबकि उनको पता होता है कि ये देयर इज़ नो रीज़न फॉर द फियर, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दे कांट हेल्प अवॉइडिंग द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन जस्ट बिकॉज उनमें एक इस प्रकार का जो फोबिया है डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि घर छोड़ना या फिर क्राउड, भीड़ में जाने से डर लगता है, या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाने से डर लगता है, जानवरों से डर लगता है, जो पेट एनिमल होते हैं जैसे कि डॉग या फिर कैट, उनसे भी कुछ लोगों को फोबिया होता है। और स्पीकिंग इन दी पब्लिक, और पब्लिक में बात करने से, या फिर छोटी छोटी जगह में, जैसे कि अगर लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई कोई लोग काफ़ी उनको फोबिया होता है तो काफ़ी उनको सफोकेशन होने लगता है, एक उनमें डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, इस वजह से वो लिफ्ट में भी जाने से डरते हैं। तो उसमें कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है कि फोबिक डिसऑर्डर को अलग अलग टाइप में, जैसे कि इसमें दिया गया है कि फर्स्ट इज अगोराफोबिया, सेकंड इज स्पेसिफिक फोबिया एंड थर्ड इज सोशल फोबिया। तो तीनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। जैसे कि अगोराफोबिया में क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल्स बाहर जाने से डरता है, या कोई जो पब्लिक प्लेस होता है वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, और उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, और वहाँ जस्ट बिकॉज उसको हेल्प करने के लिए, कोई मदद करने के लिए नहीं होता है, तो उस सडनली वो वहाँ जाने से डरता है, ना ही वो कोशिश करता है कि वहाँ से कैसे निकला जाए उस ऐसे प्लेसेस से। और ऐसे पेशेंट जिनमें मॉडरेट केसेस में अगर हम बात करें, जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनकी लाइफ लाइफ स्टाइल में दैट इज़ कॉज सम कंस्ट्रक्शन इन लाइफ स्टाइल, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो लोग ज़्यादा सफ़र सीवियर कंडीशन होती हैं जिन जिन पेशेंट्स में, तो ऐसे लोगों को कम्प्लीटली हाउस बाउंड हो जाते हैं, वो लोग घर में ही रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और दे आर अनएबल टू लीव दी होम अनअकम्पेयर्ड, मतलब ऐसे लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेकंड इज स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, या किसी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है या कोई ऐसी स्टेज है उससे डर लगना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बोलते हैं एक्रोफोबिया का मतलब होता है कि हाइट से डर लगना। कुछ लोगों को हाइट पे जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है। सम ड्रीड ऑफ द पेन लाइक एग्लोफोबिया और एलोरोफोबिया, जैसे कि किसी को जो पेट एनिमल होते हैं जैसे कैट हुआ, डॉग हुआ, उनसे डर लगता है। या फिर एर्थ्रोफोबिया, जिन लोगों को रेड, फियर ऑफ द रेड। एंड कुछ लोगों को कलर से भी डर लगता है, जैसे रेड कलर हुआ, ऐसे कलर हुआ। या फेनोफोबिया, फियर ऑफ द सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है। तो किसी जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से डर लगता है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। नेक्स्ट इज सोशल फोबिया। सोशल फोबिया में क्या होता है कि बेसिकली पब्लिक प्लेसेस में जाने से डर लगना या बातचीत करने से डर लगना। इसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें बेसिकली पेशेंट को ऐसा लगता है कि शायद वो पब्लिक प्लेस में जाएगा, ऐसी सिचुएशन में रहेगा, तो लोग जो होते हैं, लोग उनको शायद ह्यूमिलेट करें या फिर एम्बेरस करें, उनका ऐसा मानना होता है। उसके उनके अंदर एक नेगेटिव इस प्रकार के थॉट डेवलप हो जाते हैं, जबकि ऐसा रियल में ऐसा होता नहीं है। बट जो पेशेंट इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, जो सोशल फोबिया होते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि शायद लोग हमको ह्यूमिलेट करेंगे या फिर एम्बेरस करेंगे। इसमें दो कैटेगरी हैं, नॉन जनरलाइज टाइप और जनरलाइज टाइप। नॉन जनरलाइज टाइप में बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ करेक्टर्स, जैसे कि पब्लिक सिचुएशंस में जाने से, या पब्लिक स्पीकिंग करने में, या बातचीत करने में, या पर स्टेज पे परफॉर्म करने में डर लगता है। और जो जनरलाइज होती है उसमें सभी प्रकार के जो इंट्रैक्शन होते हैं उनसे काफ़ी उनमें डर रहता है। ये जो जिस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं जिनमें फोबिया होता है। अगर हम इसकी इंटरवेंशन की बात करेंगे कि इसको ऐसे ठीक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो जैसे कि इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी, या फिर पॉजिटिव साइकोथेरेपी, सपोर्टिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी, या फिर जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, या फैमिली थेरेपी होती है, इसके माध्यम से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले, फर्स्ट दैट इज इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की जो एंजाइटी को लेकर के जो उसने एक हाइपोथेसिस बना ली है एक अनकॉन्शियस माइंड में, कि जिससे उसको डर लगता है किसी इवेंट से, किसी घटना से, तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। एंड इसमें और सेकंड है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि इसमें मदद की जाती है पेशेंट की, ताकि वो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सिचुएशन है जिससे वो डरता है, उससे कन्फ्रंट करे, उससे डायरेक्टली उससे उसको ठीक करने की खुद से कोशिश करे इसके माध्यम से।
और बिहेवियर थेरेपी की बात करें तो बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट का बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसको एडवाइस दी जाती है डिफरेंट टाइप की इसमें थेरेपी, जैसे कि एक्सपोजर थेरेपी, आपको डायरेक्ट एक्सपोजर किया जाता है, जैसे कि पब्लिक में जाने से डर लगता है तो उसको पब्लिक में ले जाया जाएगा, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। सिस्टमेटिक सैनिटाइजेशन किया जाता है इसमें। इसमें ग्रेजुअल सेल्फ प्लेस एक्सपोजर दिया जाता है, ग्रेडेड एक्सपोजर होता है, फ्लोडिंग होती है। तो इस प्रकार के माध्यम से एक बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें पेशेंट को की जो कॉग्निटिव अप्रोच डेवलप की जाती है, ताकि जिस प्रकार उसे ऐसा लगना चाहिए जो पेशेंट है कि जो जो भी सिचुएशन है, जो ऑब्जेक्ट है जैसे वो डर रहा है, बेसिकली वो सेफ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें इस प्रकार की एक रियलाइजेशन डेवलप की जाती है, इन्फोर्स की जाती है कॉग्निटिव अप्रोच के माध्यम से। एंड द लास्ट इज फैमिली थेरेपी। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी फैमिली को उसके बारे में बताया जाता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की, उसको ठीक करने के लिए उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है पेशेंट के, उसको ऐसा डेवलप किया जाता है कि ताकि वो उससे ईजिली कोप अप कर पाए जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सिचुएशन से, और जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर पाए इस प्रकार के डिसऑर्डर से। नाउ द नेक्स्ट इज डिप्रेशन। सो इन डिप्रेशन की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट मेंटल इलनेस है, और ये सभी एज ग्रुप, जैसे कि चाहे बच्चे हों या चाहे ब्रदर सिस्टर पेरेंट या किसी भी एज को, चाहे ओल्ड एज के हों चाहे यंग एज के हों, एडोलेसेंट हो, तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर है, डिप्रेशन डिसऑर्डर, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और हम बात करें उन पेशेंट में जो ऑलरेडी किसी मेडिकल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि किसी को ऑलरेडी डिजीज़ है, कोई कोई इलनेस है, कोई डिफिशियंसी है, लाइक कैंसर होना या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम्स, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि ड्रग अल्कोहल से अब्यूज्ड होते हैं, उनमें इस प्रकार की डिप्रेशन जो ये डिसऑर्डर होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हाई रिस्क होती है होने की। अगर इसकी हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसकी जो प्रेवलेंसी होती है लाइफ टाइम की इसकी डिप्रेशन की, नियर अबाउट 15.3% होती है। और मोस्ट ऑफ देम, ये अगर हम बात करें, ये रिकरेंट एपिसोड होता है, अर्थात कि बार बार रिपीट होते हैं। ये जो डिप्रेशन के जो प्रॉब्लम होती है बार बार रिपीट होती है ऐसे पेशेंट में। और डिप्रेशन इज हायर इन वीमन, महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है अगर पुरुषों की तुलना में अगर कंपेयर करें तो। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि क्या क्या लक्षण है इसके होने के, तो जैसे कि सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द एप्टीट्यूड, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, या फिर रिटार्डेशन एजिटेशन होना, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेस एनर्जी फील करना, या गिल्ट महसूस करना इस प्रकार के, या कंसंट्रेशन भी न बन पाना, इफेक्टिवनेस, और इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, ये इसके आपके सिम्टम्स होते हैं। और इसके कुछ कॉज ऑफ द डिप्रेशन, क्या क्या कारण है, जैसे कि बेसिकली कुछ जेनेटिक और कुछ बायोलॉजिकल्स और फिजियोलॉजिकल से, इसके जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, डिप्रेशन। और अगर हम बात करें ब्रेन बायोकेमिस्ट्री की, जिसके जो न्यूरो ट्रांसमिशन अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते ब्रेन के कुछ केमिकल्स, तो इस वजह से इस प्रकार के डिप्रेशन भी डेवलप हो जाते हैं। या फिर मनी ना होना, मनी की प्रॉब्लम होती है, या रिश्ते जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाना, या लव्ड वन के खो जाने से किसी, तो ये डिप्रेशन के रीजन होते हैं। इसके कुछ टाइप हैं, जैसे कि सो द फर्स्ट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो इट इज़ एन इलनेस, एक इस प्रकार की इलनेस है, एक डिसऑर्डर है जिसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल के पर्सन के मूड, उसका बिहेवियर, उसके थॉट प्रोसेस और फिजिकल हेल्थ होती है काफ़ी डिस्टर्ब होती है। और इन द मोस्ट इंस्टेंस ये जो डिसऑर्डर होता है बहुत ही ज़्यादा रिकरेंट और फ्रिक्वेंट होता है, एपिसोडिक होता है इलनेस से, मतलब बार बार रिपीट होता है। एंड जनरली पर्सन विद दिस टाइप्स ऑफ डिप्रेशन मैनिफेस्ट विद सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। और इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं जिनमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा उनमें डिप्रेशन की एक अवस्था आ जाती है, और पर्सन लूज टच विद द रियलिटी, और एक कहते हैं रियलिटी से उसका जो टच होता है वो अलग हो जाता है, जैसे वो एक अपनी ही दुनिया में रहता है, और एक इल्यूजन मन में आ जाता है कि वो, उसको ऐसा लगता है कि शायद वर्थलेस है या वो कुछ कर नहीं सकता, ये दैट डिजर्व टू बी पनिश्ड। इस प्रकार के जो नेगेटिव थॉट होते हैं इस प्रकार के पेशेंट में डेवलप हो जाते हैं। सेकंड है इसमें डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोलें तो जैसे किसी पेशेंट में कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल इलनेस है या डिजीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे कैंसर है, या तेज चेंज इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है, या कुछ माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं ऑलरेडी उस पेशेंट में, तो उनमें नई टाइप की डिप्रेशन भी डेवलप हो जाती है, प्रेवलेंट हो जाती है, जस्ट बिकॉज उनमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। तीसरा दिया है यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ पोस्ट पार्टम ऑनसेट्स, या पोस्ट नेटल डिप्रेशन।
इस प्रकार की जो डिप्रेशन होता है ये महिलाओं में ज़्यादा प्रेवलेंट होती है, और उनमें उनमें इस प्रकार एंसियस और टेंस बहुत ज़्यादा अनबैलेंस आ जाती है, और जो मेंटली डिप्रेशन हो जाती है। इट इज़ लास्ट फॉर ओनली आवर्स, ये कुछ समय के लिए रहती है और उसके बाद मतलब एक दिन में कुछ समय के लिए रहेगी, उसके बाद डिसअपियर हो जाती है। तो मदर्स विद दीज इलनेस फाइंड इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू कोप विद द डिमांड ऑफ एवरीडे लाइफ। जो डे टू डे लाइफ की जो भी डिमांड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, या जो उनसे कोप अप करने में उसे काफ़ी दिक्कत होती है जो मदर होती हैं। एंड दे में निगलेक्ट द न्यू बॉर्न, समटाइम्स वो न्यू बॉर्न बेबी जो चाइल्ड होता है उसको भी निगलेक्ट करते हैं, या समटाइम्स दे थ्रेटन दी टू किल द चाइल्ड। जस्ट उनको लगता है कि शायद वो चाइल्ड केयर प्रॉपर से कर नहीं पा उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो चाइल्ड केयर को अच्छे से, और उनको ऐसा लगता है कि बर्डन है वो फैमिली पर, समटाइम्स मेंबर पर। सो इन एडिशन टू दिस सीवर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, इस प्रकार के जो सीवर जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, ये महिलाओं में ज़्यादा प्रिवलेंट हो जाते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए? इसमें कुछ थेरेपी, जैसे कि इसके बारे में ऑलरेडी बताया है, जैसे कि फार्माकोथेरेपी, ड्रग के माध्यम से, दवा के माध्यम से ठीक करने की कोशिश की जाती है, या फिर साइकोडायनेमिक अप्रोच साइकोथेरेपी, क्योंकि पेशेंट के जो माइंड को ऐसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको डेवलप किया जाता है, ताकि वो अच्छे से जो नेगेटिव उसमें थॉट डेवलप हो गए हैं उसको कोप अप कर पाए, या इंटरपर्सनल थेरेपी के माध्यम से। यहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी के बारे में दिया गया है, कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में दिया गया है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। सो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जैसे कि कोई फिजिकल सिम्टम्स है किसी भी प्रॉब्लम, जैसे कि कोई हेल्दी यंग चिल्ड्रंस को कुछ फिजिकल पेन हुआ, जैसे कि स्टोमेसिस या कोई हेडेक होना, तो इसके साथ साथ उसमें कुछ एक अलग एक इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप हो जाता है जिसका कोई फिजिकल बेसिस होता नहीं है, तो उसे बोलते हैं सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। और इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं, दे डोंट अफेक्ट द चाइल्ड ओवरऑल फंक्शनिंग, जो फंक्शनिंग होती है डे टू डे लाइफ की, उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं इस प्रकार के डिसऑर्डर। और इसमें सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि ये बात करें, इसमें मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स जो है ऐसे डेवलप हो जाते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिसऑर्डर, की कोई समस्या ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद भी ये जो सोमेटिक सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल डेवलप हो जाते हैं, जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ द सोशल एंड फैमिली फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज द हाइपोकॉन्ड्रोसिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट में कुछ छोटी मोटी कुछ फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, माइनर सी, उसको लेकर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और उसको एक अपने आप में ही पर्सन एक इंटरप्रिटेशन डेवलप करता है कि उसको बहुत बहुत सारी सीरीज ऑफ सीरियस डिजीज़ हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रोसिस। इसमें सपोर्टिव साइकोथेरेपी के माध्यम से, या जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कैसे ये थेरेपी वर्क करती हैं, जो बिहेवियरल थेरेपी या फिर कॉग्निटिव अप्रोच थेरेपी, या फिर ये जो सोमेटाइजेशन या जो हाइपोकॉन्ड्रोसिस होता है, उन सबको इसको ट्रीट करने के लिए ये थेरेपी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्रीफ एंड दी बेरीवमेंट। बेसिकली इस प्रकार के डिसऑर्डर जब डेवलप होते हैं, जब किसी आपके फैमिली में किसी लव्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। ग्रीफ स्टैंड फॉर द फीलिंग्स एंड एसोसिएट बिहेवियर्स, जैसे रोना, चिल्लाना, एंड प्रेसिपिटेटेड बाय द डेथ, किसी की डेथ हो जाने की वजह से होता है। नाउ नेक्स्ट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में बात करें तो कोई इंडिविजुअल या कोई पर्सन, अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसे थ्रेटनिंग इंसिडेंट या कोई नेचुरल डिजास्टर की घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि सुनामी आना, या अर्थक्वेक, या फ्लड्स, या मैन मेड डिजास्टर जो होते हैं, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होना, रॉयट्स वगैरह होना, तो ऐसे लोग इससे एक्सपोज हो जाते हैं, या फिर जो विटनेस होते हैं, अर्थात अगर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, अगर कुछ फैमिली मेम्बर की डेथ कर जाती है, तो ऐसे लोग इस प्रकार के डिसऑर्डर से काफ़ी सफ़र करते हैं, और उनमें इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं डेवलप हो जाते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के। और ये सिम्टम्स इसके होते हैं धीरे धीरे समय, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, 1 मंथ या 2 मंथ में धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। बट इन सम ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी समय लगता है इनको ठीक होने में, और उनकी जो डे टू डे लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है उसको उनको करने में काफ़ी समय लग जाता है, अगर उनके फैमिली से किसी की डेथ हो जाती है, या कुछ ऐसे घटनाएं घट जाती हैं जिनको उनको कोप अप करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगर इनकी बात करें एपिडेमियोलॉजी की, तो लाइफ प्रीवलेंसी की बात करें महिलाओं के लिए, ये 12 से लेकर 12%, 10 से 12%, और मेल में ये 5 से लेकर 6% तक होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की रेंज। और क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसके जो सिम्टम्स क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके सिम्टम्स, जैसे कि
ट्रॉमा के बारे में कुछ चीज़ें जो रिकॉल ना कर पाना, इनेबिलिटी, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ों को लेकर के, कोई एक्टिविटी करने से लेकर के ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहना और अपने में ही रहना किसी भी इंडिविजुअल, या फिर फीलिंग ऑफ द डिटैचमेंट अदर्स, दूसरे लोगों से एक वो होता है डिटैचमेंट की जो भावना डेवलप हो जाती है, आदमी को दूर रहता है, अकेले में रहता है। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट, और कुछ जो सीवियर कंडीशन में जो लोग पेशेंट होते हैं उनमें एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है, इस प्रकार का डेवलप हो जाता है उनका साइकोलॉजिकल, कि उनको लगता है कि शायद वो फ्यूचर में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। दे डज नॉट एक्सपेक्ट अबाउट द कैरियर, मैरिज, चिल्ड्रंस एंड लॉन्ग नॉर्मल लाइफ स्पेंस। उनको लगता है शायद वो आगे अब अच्छे अच्छे तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो प्रिवेंशन ऑफ द पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट या ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जो लोग की ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो उनको प्रोवाइड बेस्ट बेसिक एमिनिटीज, फूड एंड क्लॉथ्स उनको प्रोवाइड कराना, और अलाउ द सर्वाइवर्स टू परफॉर्म दी, जो भी जैसे उनके अगर किसी के उनके लव्ड वन अगर उनकी डेथ हो जाती है या डिजास्टर में, तो उनके लिए जो रिचुअल्स परफॉर्म करना, उनको अलाउ करना, उनको मदद करना, जो सर्वाइवर हैं, और उनको इनकरेज करना कि जो दैट एक्सप्रेस दी वेंटिलेट हिज फीलिंग्स एसोसिएटेड विद द ट्रॉमेटिक इवेंट विदाउट बीइंग क्रिटिकल, और मतलब बहुत ज़्यादा जजमेंटल और क्रिटिकल ना होना, और जो ट्रॉमेटिक जो भी प्रॉब्लम्स जो इवेंट घटित हुई हैं उनके लाइफ में, और एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक फीलिंग एसोसिएट करना, इनकरेज करना कि वो अच्छे से एक लाइफ जी सकें। इनकरेज द पेशेंट टू गेट इन्वॉल्व इन दी सुपरस्टिशंस प्रैक्टिस एंड डू नॉट instigate the patient to demand unreasonable compensation. Encourage him to resume his daily course and the occupational activity. डेली की लाइफ कैसे जीना है उसको इनकरेज करना कि आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, अच्छे से जिए, अब जो चीज़ हो गई है, घटना घट गई है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। एंड डू नॉट एडवाइज चेंज टू रेजिडेंस, और ना ही उनको ज़्यादा फोर्स करना, ना ही उनको एडवाइस करना कि आप जो रेजिडेंस है या फिर जो प्लेसेस है या कोई जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है जिसकी वजह से वो डिजास्टर की वजह से हुआ है, तो उसको आप छोड़ दें। एंड इसी प्रकार से ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको ठीक करने के उपाय, कि साथ में पेशेंट को एडवाइज न करना कि वो जो डिजास्टर हुआ है उसको भूल जाए, या फिर रिलाई एक्सेसिवली प्रेयर्स, और ज़्यादा ना ही उनको एडवाइज करना दैट अ पेशेंट टू रिलाई एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा प्रेयर और वर्ड पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रिलाई रहे, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो कोशिश की जाती है पेशेंट को एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जाए, ताकि वो पेशेंट ठीक जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ये था पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के बारे में। सो इट इज़ बेसिकली ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, इस साइकेट्रिक डिसऑर्डर, इसको ठीक किया जा सकता है। मतलब अगर इसको ठीक किया जाए तो ये जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने लगते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो ये था इन सब के बारे में। सो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।